नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में बनेगा केदारनाथ की तरह मंदिर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रण, बद्रीनाथ में शांतिपूर्ण मतदान, मंगलौर में बवाल, विपक्ष ने जताई चिंता, 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। केदारनाथ विधायक शैला रानी का निधन, सीएम धामी ने जताया शोक, देहरादून के अस्पताल में ली अंतिम सांस, गुरुवार को होगी अंत्येष्टि। विनोद सिंह का ऋषिकेश में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, आदर्श नेगी के गांव पहुंचा पार्थिव शरीर। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए थे 5 जवान। उत्तराखंड में दरक रहे पहाड़, मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त, 13 जिलों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जब वो लेबरहेड़ी में हुए घोटाले को लेकर गांव में जाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने गंग नहर के पास पुल पर ही अरेस्ट कर लिया, जिस पर हरीश रावत ने भाजपा सहित पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बडाना ने पूरा उत्तराखंड खरीद लिया, जिसके चलते लेबरहेड़ी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों को वोट नहीं डालने दिया। इसके साथ ही उनके साथ मारपीट भी की। पुलिस जाली वोट डलवा रही है, वोट नहीं डलने दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक खतरनाक शुरुआत की जा रही है। ये राज्य हमने आंदोलन करके बनाया है, उस राज्य को ये बर्बाद करना चाहते हैं। वहाँ गलत परंपरा डाल रहे हैं, उत्तराखंड की परंपराओं को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। इसलिए जिस बात के लिए उत्तराखंड राज्य बनाया, आज उसकी उस पर कील ठोकी जा रही है। ये जो है, मैं उसके खिलाफ विरोध करने के लिए आया हूँ। रुड़की में उपचुनाव में हिंसा से उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई। पुलिस और कांग्रेसी नेताओं के बीच झड़प देखने को मिली, जहां पुलिस ने निजामुद्दीन, हाजी फुरकान, सुमित हृदयेश, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, इमरान मसूद को लेबरहेड़ी गांव जाने से रोका। सभी ने गिरफ्तारी देने की बात कही। इस मामले में एसपी देहात भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। काफी देर हंगामे के बाद तमाम कांग्रेस के दिग्गज मंगलौर कोतवाली पहुंचे और अपनी गिरफ्तारी देने की जिद पर अड़ गए। चाहिए कि उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश था और उत्तराखंड के अंदर भी दूसरे प्रदेश जहां गुंडागर्दी चरम सीमा पर होती थी, उसी प्रकार की गुंडागर्दी के थ्रू जिस तरह से यहां वोट डालने से रोका जा रहा। एक लिब्बारेड़ी गांव के अंदर वहां भाजपा के कार्यकर्ता खुलेआम कट्टा लेकर के फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। खुलेआम वहां हवाई गोली चल रही है, लाठी चलाई जा रही है। पुलिस का भूड़पुर गाँव के अंदर पुलिस के ही जाकर के 2 सिपाही जाकर के बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का जो गुंडागर्दी का जो माहौल उत्तराखंड के अंदर बना है, मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करता हूं कि उत्तराखंड को बचाइए। इन गुंडा और माफियागिरी अगर उत्तराखंड के अंदर शुरू होगी तो भुगतान आपको करना पड़ेगा। मंगलौर विधानसभा में लिबरेडी में जिस तरह से पुलिस द्वारा मतदाताओं को आतंकित करने का काम सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन कर रहा है और एक हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है, डर और भय पैदा किया जा रहा है। और जो वहाँ की मंगलौर की जो महान मतदाता हैं, जनता है, उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोका जा रहा है। एक पूरे मंगलौर को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिस तरह से हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जातियां हो रही हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, मतपत्र छीने जा रहे हैं, यह लोकतंत्र के नाम पर काला धब्बा है।
उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने का प्रशासन ने बार बार दावा किया। इसके बावजूद भी मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि वहां पर एक पक्ष में गोली भी चलाई है। हालांकि प्रशासन ने गोली चलने की घटना को सिरे से खारिज कर दिया। जी कि मंगलौर विधानसभा के अंतर्गत लिब्बरहेड़ी मतदान केंद्र 54 और 55 में जो घटना घटित हुई है उसकी हम निंदा करते हैं और हमने चुनाव आयोग में ये शिकायत दर्ज की कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और दोनों मतदान केंद्रों में लिब्बरहेड़ी के वहाँ पर पुनर्मतदान करने की हमने मांग की है और उसमें जो भी दोषी कर्मचारी हैं, चाहे वो आपके अधिकारी वर्ग से दोषी हों, चाहे राजनीतिक स्तर से दोषी हों, जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की बात की है। देवभूमि में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, लोकतंत्र में भी इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। जो घटना घटित हुई है वो निश्चित रूप से देवभूमि की संस्कृति को शर्मसार करने वाली घटना है। कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि उन दोनों मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाए। कांग्रेस पार्टी की सम्मानित प्रतिनिधियों ने हमको आके यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। वहाँ पर लिब्बरहेड़ी में जो घटना घटी है उसके वहाँ पर 53 और 54 बूथ में वहाँ पर रिपोल करने के लिए इसका हम फैक्चुअल रिपोर्ट ज़िले से हमने मांगा है। ज़िले से मांगने के बाद क्योंकि वहाँ पर इनिशियली जो हमने बात किया है वहाँ पर उस टाइप की घटना जिला प्रशासन ने मना किया है। फैक्चुअल रिपोर्ट मांगा है, जैसे रिपोर्ट आएगी तदनुसार हम इसमें कोई उचित निर्णय लेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ के मछेड़ी किंडली मल्हार इलाके में आतंकी हमले में शहीद 25 वर्षीय राइफलमैन आदर्श नेगी का पार्थिव शरीर बुधवार 12 बजे उनके गांव थाथी ढागर पहुंचाया गया, जहां पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए परिजनों और लोगों की भीड़ लगी रही। शहीद को देखकर हर किसी की आंखें नम थी। अंतिम दर्शन करने के बाद थाथी डागर से उनके पैतृक घाट मलेठा तक अंतिम यात्रा निकले। इस दौरान जब तक सूरज चांद रहेगा, आदर्श तेरा नाम रहेगा के नारों से पूरी डागर पट्टी गूंज उठी। जैसे आप सभी को विदित है कि कठुआ में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे उत्तराखंड प्रदेश के 5 शहीद हो गए जामा जवान और 3 घायल हो गए और उसमें से 2 जामा जवान हमारे टिहरी जिले के थे। नायक विनोद जो कि जिनकी फैमिली अठूरवाला रहती है, आज माननीय मंत्री सैनिक कल्याण मंत्री जी भी गए थे उनके परिवार से मिलने के लिए। बड़ा दुखद समाचार है कि एक वीर सिपाही यहाँ का शहीद हो गया और अभी 30 अप्रैल को उनका बड़ा भाई मेजर पन्ना नेगी आल्सो वो लेह में हो गया। एक ही परिवार के, एक ही ब्लॉक के 2 भाई चले गए हैं। ये बड़े दुख का है, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपना शहादत दे करके प्रदेश का नाम, अपने जिले का नाम रोशन किया है। आदर्श नेगी से मेरा बहुत व्यक्तिगत संबंध था। जब ये विश्वविद्यालय में पढ़ता था तभी मेरे से संपर्क था और इसके परिवार से मेरा बहुत गहरा नाता है। अभी 2 महीने पहले इनके ताऊजी के बेटे मेजर देश के अपना शहीद हुए हैं और आज हमारा छोटा भाई आदर्श नेगी शहीद हुआ है। मैं भगवान से ऐसे प्रार्थना करता हूँ कि दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस शोक की घड़ी में इनके परिवार वालों को सहन करने की शक्ति दे। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र की नट बोल्ट बनाने वाली ग्लोबल हाईटेक कंपनी में 2 दिन पहले एक कर्मचारी का हाथ कटने से परिजनों में रोष पैदा हो गया। कर्मचारी को इंसाफ दिलाने के लिए भीम आर्मी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जब कंपनी मैनेजमेंट से बात करनी चाही तो उल्टा भीम आर्मी को ही बंधक बना लिया गया, जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल को फोन करते रहे, लेकिन भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष के कानों तक जू नहीं रेंगी। कम हाईटेक कंपनी है और इस कंपनी में हमारे एक वाल्मीकि समाज का लड़का काम करता था, उसकी 2 उंगलियां कट गई हैं और 2-3 दिन से हमारे जो लोग हैं इनसे वार्ता भी करने जा रहे हैं। और आज कुछ हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे
परंतु इन लोगों ने बात तो नहीं की, इनके साथ में बदतमीजी की है और इनको कंपनी के अंदर बंधक बना करके रखा हुआ है। और इस कंपनी का इतिहास रहा है कि इस कंपनी में कम से भी कम 150 व्यक्तियों की उंगली कट गई है, जिसके कम से कम भी 10-20 मामले तो मेरे संज्ञान में ही है। कंपनी गलती में जो है डाई का बोर्ड टूट गया था। अच्छा। इसके दौरान मेरी 2 उंगली कट चुकी थी। एक उंगली मेरी 3 साल पहले कटी थी। अच्छा। इसके मुझे कागज नहीं दिए, एक्सीडेंट रिपोर्ट हुई थी, कुछ नहीं दिया इसका। मैं अपना सफर करके गरीब आदमी था, बैठ गया। फिर उसके बाद ये 2 उंगली फेर गई। अच्छा, इसमें पहले भी हादसे हुए भाई? कितने हादसे हो गए लगभग? 200-300 हादसे हो गए। सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में ग्राम पिपलिया में स्थित उत्तरांचल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में कर्मचारी रोज की तरह काम कर रहे थे कि अचानक से भट्टी से गर्म तरल पदार्थ करीब आध दर्जन भर के करीब कर्मचारियों पर छलक गया, जिससे कर्मचारी झुलस गए। हादसा होने के बाद फैक्ट्री प्रबंधक और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा घायलों को उपचार के लिए काशीपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का उपचार जारी है। इसमें 4 से 5 लोग घायल हैं, 2 का थोड़ा पीठ पे लगा है माल छटक के, और 3 नॉर्मल है। कोई ऐसा रूटीन है, इसमें कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं कहेंगे। गर्म भट्टी थी, कुछ गीला कोई पीस उसमें चला गया, मिस हैंडलिंग गई है या ऊपर से गिरा। उसके बाद भट्टी छलकी तो माल के छींटे इन लोगों पे आए। तुरंत हमने अपनी एम्बुलेंस के द्वारा उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। खतरे वाली कोई बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको अवगत कराया जाएगा। टनकपुर घाट एनएच में चिन्हित खतरनाक पहाड़ियों में करोड़ों रुपए की लागत से पहाड़ी ट्रीटमेंट का काम पूरी तरह से कराया गया था, जो कि ध्वस्त हो गया। एनएच द्वारा मरोड़ा खान और तिलोन में कराया गया पहाड़ी ट्रीटमेंट का काम किया गया, मलबा जाल सहित सड़क में आ गया, जिस कारण मलबा एनएच में वाहनों के लिए खतरा बना हुआ है। चंपावत के लोहाघाट गलचौड़ा मोटर मार्ग में पहली ही बरसात ने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। पिछले दिनों हुई बारिश में पाटन पुल से शिशु मंदिर पाटन के बीच सड़क की नालियां जगह जगह बंद होने की वजह से पानी सड़कों से होता हुआ कई जगह के घरों तक जा घुसा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले कुछ समय पहले पाटन पुल से लेकर प्रेमनगर तक लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण के नाम पर सड़क किनारे नालियां तोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद से मलबा वहीं नालियों में ही पड़ा हुआ था। गाड़ी वाले जो भी आते हैं बिल्कुल पूरे आदमी के सर तक छींटे जाते हैं, मतलब यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या हुआ? वो लोग कहते हैं हमारे पास जब बजट आएगा तब करेंगे कहते हैं, पता नहीं कोई कार्रवाई होती नहीं है आगे के लिए, कोई ठोस कार्रवाई। तो काफ़ी दिक्कतें हैं सर यहाँ पे। तो ऐसा है कि पानी आता है जो पूरा यहाँ पे पूरा नदी के जितना पानी आ रहा है, आज तो ये बहुत कम है, जिसमें कल और परसों में यहाँ पे पानी से आदमी के चलने के लायक नहीं है बिल्कुल। में केदारनाथ धाम की तरह भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जहां भक्तों को 12 महीने बाबा के सुलभ दर्शन हो सकेंगे। केदारनाथ धाम का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। केदारनाथ दर्शन 6 महीने बर्फ के चलते नहीं हो सकते हैं, वहीं बहुत से लोग किसी न किसी वजह से दिव्य धाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में दिल्ली में बनने वाले मंदिर में बाबा के प्रतिरूप के सुलभ दर्शन हो सकेंगे। आपको बता दें कि मंदिर 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। गंगा बचाओ, गौ बचाओ, ऐसे अनेक अभियानों का जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में आज एक लंबी श्रृंखला पूरे देश के अंदर बढ़ रही है। ऐसे पूज्य गोपाल मणि जी महाराज, कंचन जी महाराज, और जिन्होंने इस पूरे स्थान को इस पूज्य काम के लिए दिया है, ऐसे श्री जयनारायण अग्रवाल जी,
श्री कपिल त्यागी जी, श्रीमती सुमन मित्तल जी, केएल गर्ग जी, संस्था के प्रेरणा स्रोत DK गुप्ता जी, नीरज मित्तल जी, शिवचरण गोयल जी, विधायक मोतीनगर एवं विनय जी, सुरेश कलाकोटी जी हमारे सल्ट क्षेत्र से आए और मंच पर आसीन हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, सभी प्रमुख जन एवं इस कार्यक्रम में। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड ने अपने 5 लाल खो दिए। उत्तराखंड वीरों की भूमि रही है और यहां पर हर घर में वीर सैनिक है। उत्तराखंड के 5 वीर शहीदों के पार्थिव शरीर कल देर रात शाम जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर लाए गए, जहां पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सहित कई मंत्रियों ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सुबह डोईवाला के अठूरवाला निवासी शहीद विनोद भंडारी का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ उनके घर लाया गया, जहां शहीद के परिवार को सांत्वना देने सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पहुंचे और अंतिम यात्रा में उमड़े जनसैलाब के साथ शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, पूरी सरकार सैनिक के परिवार के साथ है, साथ ही आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब जल्द दिया जाएगा। भेजकर सब कुछ घटनाएं वो अक्सर पाकिस्तानी करते रहते हैं। हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान जो हमारे उत्तराखंड के हैं, जिन्होंने इसमें अपनी आहुति दी है, इनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। हमारी सेनाओं ने लगातार उनको वहाँ पर घेर रखा है। देश का जो प्रशासक बैठा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो इसका बदला अवश्य दें। उन्होंने हमारे 5 जवान शहीद किए हैं, उसके बदले उनके 50 आतंकवादी मारे जाएंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। पूर्व सैनिक के संगठन के द्वारा हम इस बात को जो है सरकार को, केंद्र सरकार को रखेंगे कि इस तरह की जब घटना इस तरह से हो जाता है, जो दूसरा हैवी हो जाता है। हालांकि हमारी सरकार का अभी तक मतलब छूट है, लेकिन क्या एक अकस्मात इस प्रकार से एक होना, ये किसी का भी बता नहीं सकते कि क्या हुआ है। लेकिन इस तरह के से निपटने के लिए जरूर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को पूरी पैरवी, हम पूरे पूर्व सैनिक इसका एक प्रस्ताव भी जो है सरकार को, केंद्र सरकार को देंगे। बीते दिनों लोहाघाट क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश होने की वजह से लोहाघाट नेशनल हाईवे में मरोड़ा खान के पास पहाड़ी ध्वस्त होने से बड़ी मात्रा में मलबा नेशनल हाईवे में आ गया था, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया था। नेशनल विभाग की मशीनों के द्वारा किसी तरह मलबा हटाकर सड़क को यातायात के लिए सुचारू किया गया, लेकिन इस स्थान में अभी भी पहाड़ी में लटके बड़े बड़े बोल्डर, मलबा और पेड़ सड़क में चलने वाले वाहनों और यात्रियों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। बरसात का मौसम शुरू होते ही प्रदेश में भारी बारिश के साथ ही आपदाओं का दौर भी शुरू हो गया। लगातार 3 दिन से खटीमा क्षेत्र में हो रही बारिश की वजह से पूरे खटीमा क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त हो गया, जहां खटीमा क्षेत्र में 3 से 4 फीट पानी सड़कों पर मंगलवार को नजर आया, जिसकी वजह से खटीमा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी जानमाल का नुकसान हुआ। खटीमा शहर में दुकानों के अंदर पानी भर जाने से काफी सामान खराब हो गया। वहीं कई दुकान और मकान भूकटाव की जद में आ गए। नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट द्वारा खटीमा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया गया। सांसद ने जहां व्यापारियों से मिलकर उनके हुए नुकसान का जायजा लिया और साथ ही उन्हें जल्द मुआवजा दिलाने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हल्दी घेरा गांव में डूबकर मरने वाले दोनों युवकों के परिजनों को 4-4 लाख का चेक भी प्रदान किया गया। ये कहा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में, जंगल साइड में कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, यानी कि बादल फट गया है। अब कहाँ हुआ है इसका देख रहे हैं सब लोग। इतना पानी तभी आता है, 4 फुट 5 फुट पानी सड़कों पर तैरे, ये अपने आप में एक इतिहास बन गया है। NDRF, SDRF अगर समय पर नहीं आती तो कई जानों से हाथ धोना पड़ता। फिर भी 3 जानें इसमें चले गई, जिसका कष्ट है।
पिछले 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुल नहीं पाया। लगातार जान जोखिम में डालकर स्थानीय लोगों से अपने तीर्थयात्री गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते तीर्थयात्रियों से लेकर के स्थानीय लोगों को इस समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि संबंधित विभाग की 3 मशीनें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ के पास जोगी धारा के पास में हुई बाधित मुख्य सड़क को खोलने में लगातार लगी हुई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा लंगसी टनल के पास पहाड़ी से भूस्खलन हो गया। यहां पर हाईवे पर बने टनल का मुहाना है। गनीमत रही कि इस दौरान यहां कोई वाहन नहीं चल रहा था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के बाद क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे सुल्ला और अन्य गांव में बुधवार से ग्रामीणों ने धान की रोपाई शुरू कर दी। सुल्ला गांव के सभी बुजुर्ग, महिला, पुरुष, युवा और बच्चे धान की रोपाई में जुट गए। गांव की मातृशक्ति पारंपरिक गीतों का गायन करते हुए धान की रोपाई में जुटी। वहीं बुधवार को सुल्ला के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि त्रिलोक सिंह ने बताया, इस बार बारिश थोड़ी देर से हुई है, लेकिन जो बीते दिनों बारिश हुई उसके बाद पूरे क्षेत्र के ग्रामीण धान की रोपाई में जुट गए हैं। मानसून सीजन के दृष्टिगत वन विभाग ने एक अच्छी पहल की है, जिसमें नेशनल हाईवे 109 के किनारे 700 पेड़ लगाए जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने नेशनल हाईवे 109 पर चल रहे वन विभाग के कार्यक्रम में पहुंचकर पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पौधारोपण के साथ साथ उसकी उचित देखरेख भी जरूरी है और तभी ये धरा हरी भरी हो सकती है। वन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए सभी लोगों से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति पौधारोपण करे ताकि आने वाला हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। अपने आप में हमेशा से ही महत्ता रही है और वर्तमान में विकास के दौर में, आधुनिकता के दौर में इसकी आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि अपने जीवन में कुछ वृक्षों का रोपण अवश्य करें, न केवल रोपण करें बल्कि उनको बड़ा करने में भी उनकी देखभाल भी करें। इसी क्रम में आज वन विभाग द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और वन विभाग ने हमेशा ही वृक्षारोपण को मिशन के रूप में लिया है। मुझे उम्मीद है कि आज से इसका शुभारंभ हुआ है, क्योंकि इस बार बारिश देर से शुरू हुई तो वृक्षारोपण विलंब से हो रहा है। ये जब NH-87 का निर्माण हुआ था तो निर्माण के दौरान क्योंकि सड़क चौड़ी हुई थी तो काफी संख्या में वृक्ष काटे गए थे। तो आज जो ये वनीकरण हम देख रहे हैं, इसमें हम नगला चौराहे से लेकर लालकुआं के मध्य 700 पौधों का वनीकरण यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा फिर लालकुआं से हल्द्वानी की तरफ भी हम लोग पौधे लगाएंगे। तो ये सारे के सारे पौधे उस क्षतिपूर्ति के लिए हैं जो कि वृक्ष हमने इस मार्ग के निर्माण में काटे हैं। जहाँ तक समग्र रूप से प्रभाग की योजना की बात है तो इस बार हम लोग लगभग 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर पर्यावरण को कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तो वो वनीकरण है। लोहाघाट के 400 गांव में खेत में काम कर रही ममता देवी को सांप ने पैर में डस लिया। महिला द्वारा परिजनों को सांप के काटने की सूचना दी गई। इसके बाद महिला का पति अमित तुरंत अपनी पत्नी ममता देवी को लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय लाया, जहां डॉक्टर करण के द्वारा सर्पदंश से पीड़ित महिला का उपचार किया गया। डॉक्टर करण ने बताया कि फिलहाल महिला की स्थिति स्थिर बनी हुई है, जिन्हें उपचार दे दिया और महिला के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि इनको ब्लैक स्नेक ने काटा है और थोड़ा सा इनको ड्राउजीनेस मतलब नींद सी भी आ रही है, तो थोड़ा सा अभी ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को हम, क्योंकि अब इसमें एकदम से नहीं बोल सकते ना किसको किस तरीके से क्या रहेगा करके। बाकी अभी के लिए ठीक है, स्टेबल है अभी के लिए। सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, किसी को सिम्टम जल्दी आए, किसी को थोड़ा लेट में आए। जैसे तो जल्दी आ गए हॉस्पिटल ना, तो अच्छी बात है ये, लेकिन अब सिम्टम लेट आएंगे तो वो अलग चीज़ है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी एक बार हम फिजिशियन के पास कंसर्न करने के लिए भेजेंगे फिर हमें। नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर एसएसपी प्रशिक्षित गुरिल्ले पिछले 18 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, पर किसी भी सरकार के द्वारा गुरिल्लाओं की मांगों को पूरा नहीं किया गया। कई बार गुरिल्ला अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं। मांगों की अनदेखी होने पर एक बार फिर गुरिल्लाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश फैल गया। बुधवार को चंपावत के गुरिल्ला संगठन जिला अध्यक्ष ललित बगोली ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन देने के बाद भी गुरिल्लाओं की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। हम लोगों ने यह तय किया है कि अगर सरकार हमारी जल्दी से जल्दी
इस बीच में हमारी कोई कार्रवाई नहीं करती है, जो हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम एक विशाल कार्यक्रम करेंगे जो कि देहरादून में 15 अगस्त के बीच में करेंगे। हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इस आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं, अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। सरकार तो हमको लगातार गुमराह कर रही है, क्योंकि भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार दोनों सरकार एक सी हैं, हम लोगों को लगातार गुमराह कर रही है। और उसके बाद जो इनके जनता के जनप्रतिनिधि हैं ये लोग भी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम आकर के हम लोग धरने में बैठ रहे हैं तो वहां पर भी अपनी बातें रख करके हम लोगों को लगातार गुमराह कर लिया जा रहा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।